नमस्कार। आज हम एक खास किताब पर बात करने वाले हैं, इकिगाई, खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। ये हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालिस ने लिखी है। जी। हमने इस किताब को काफी गहराई से देखा है और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये इकिगाई आखिर है क्या चीज। हाँ, और इसका ओकिनावा के लोगों की जो लंबी उम्र है उससे क्या कनेक्शन है? बिल्कुल। और किताब में क्या अच्छा है, क्या शायद उतना अच्छा नहीं, इस पर भी बात करेंगे। जरूर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये इकिगाई होता क्या है और ये किताब ओकिनावा के एक छोटे से गांव ओगिमी पर इतना जोर क्यों देती है? सुना है वहां दुनिया के सबसे बुजुर्ग लोग रहते हैं। हाँ, देखिए, इकिगाई ये एक जापानी कॉन्सेप्ट है। इसका मोटा मोटा मतलब है होने की वजह, या कह लीजिए सुबह उठने का कारण। अच्छा। किताब इसे समझाने के लिए एक मॉडल इस्तेमाल करती है जो काफी पॉपुलर हो गया है। 4 चीजों का संगम। हाँ, वो 4 गोले वाला वेन डायग्राम मैंने देखा है, जिसमें आता है आपको क्या पसंद है। हाँ, बिल्कुल। पहला, जो आपको पसंद है, यानी आपका जुनून। दूसरा, जिसमें आप अच्छे हैं, आपका व्यवसाय या हुनर। जी। तीसरा, जिसकी दुनिया को जरूरत है, आपका मिशन। और चौथा, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, यानी आपका पेशा। ये चारों जहां मिलते हैं वो इकिगाई है। सुनने में तो बड़ा सिस्टमैटिक लगता है। हाँ, लगता तो है, पर यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। हाँ। ये जो 4 गोलों वाला मॉडल है ना, ये असल में इकिगाई की पश्चिमी व्याख्या ज्यादा है। अच्छा। हाँ, मतलब इसे समझने में आसानी होती है, पर पारंपरिक जापानी सोच थोड़ी ज्यादा गहरी, या कहें कि अलग है। अलग कैसे? वहाँ इकिगाई जरूरी नहीं कि इन चारों के एकदम सेंटर में ही मिले। कई बार वो रोज की छोटी चीजों में, रिश्तों में, या बस अपने समुदाय के लिए कुछ करने में भी मिल जाता है। किताब इसे ओकिनावा की लंबी उम्र से जोड़ती है, क्योंकि वहां के बुजुर्ग अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह से इकिगाई को जी रहे होते हैं, भले ही वो इस मॉडल के बारे में जानते भी ना हो। अच्छा, ये जानना तो काफी दिलचस्प है कि जो मॉडल इतना पॉपुलर है वो शायद पूरी कहानी ना बताता हो। तो फिर ओकिनावा की जीवन शैली में ऐसा क्या खास है जिस पर किताब बात करती है? उनकी लंबी उम्र का राज क्या है? किताब कई चीजें हाईलाइट करती है। पहली बात, मजबूत सामाजिक रिश्ते। वहां लोग एक दूसरे से बहुत जुड़े होते हैं, एक समुदाय का एहसास होता है। अकेलापन नहीं। बिल्कुल। दूसरा, उनकी जिंदगी में तनाव अपेक्षाकृत कम होता है। और तीसरा, और ये बहुत मशहूर है, उनके खान पान का एक नियम, हारा हाचीबू। हारा हाचीबू। जी। ये क्या चीज है? इसका मतलब है पेट को सिर्फ 80% तक भरना, मतलब ठूंस कर नहीं खाना, थोड़ी गुंजाइश रखना। ये संयम वाली बात है जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। वाह, 80%! सुनने में आसान है पर करना शायद मुश्किल हो। और शारीरिक मेहनत, मतलब क्या वो जिम वगैरह जाते? नहीं, ऐसा नहीं। किताब बताती है कि वो लोग बहुत भारी भरकम कसरत नहीं करते हैं। जोर हल्के नियमित व्यायाम पर है। जैसे ताइची हो गया, या योग, बागबानी करना, या बस रोज थोड़ा टहल लेना। ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा है, कोई अलग से करने वाली चीज नहीं। अच्छा। और सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग को भी एक्टिव रखना, कुछ ना कुछ करते रहना, सीखते रहना। तो मतलब ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं है, ये एक पूरी जीवन शैली है। बिल्कुल सही। और किताब एक और महत्वपूर्ण चीज का जिक्र करती है, फ्लो की अवस्था। फ्लो? हाँ, फ्लो मतलब जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का, आसपास का ध्यान ही नहीं रहता, बस उस काम में मजा आता है। ये अक्सर आपके इकिगाई से जुड़ा होता है। इसके अलावा किताब वाबी साबी जैसे जापानी विचारों को भी छूती है, यानी जो चीजें परफेक्ट नहीं हैं उनमें भी सुंदरता देखना। और लचीलापन, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, मुश्किलों से लड़ने और उभरने की ताकत। ओकिनावा के जो 100 साल के बुजुर्ग हैं, उनके इंटरव्यू भी इसी तरफ इशारा करते हैं। वो अपनी खुशी अक्सर रोज के छोटे कामों, दोस्तों से मिलने जुलने, बागबानी में ही पाते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर किताब की खूबियों की बात करें तो जैसा आपने कहा, इसकी सादगी, पढ़ने में आसान है ना? जी बिल्कुल। ये जापानीज कल्चर की एक झलक देती है और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं। और हाँ, ये सोचने पर मजबूर करती है कि भाई मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। किताब में एक लाइन है, मुझे याद है, सिर्फ सक्रिय रहना ही आपको 100 साल जीने की चाहत देगा। ये बात मुझे काफी अच्छी लगी। हाँ, वो सादगी इसकी बड़ी अपील है, पर इसी वजह से कुछ आलोचना भी होती है। अच्छा, क्या आलोचना है? आलोचक कहते हैं कि ये इकिगाई जैसे गहरे विचार को, खासकर वो 4 गोलों वाले मॉडल से थोड़ा ज्यादा ही सरल बना देती है।
जैसा हमने कहा, वो पूरी तरह से पारंपरिक जापानीज समझ नहीं है। हाँ, ये बात तो है। कुछ लोगों को लगता है कि बातें थोड़ी दोहराई गई हैं। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये कोई बहुत गहरी साइंटिफिक रिसर्च वाली किताब नहीं है। ये ज्यादा किस्सों, इंटरव्यू और दर्शन पर आधारित है। समझ गई। तो अगर कोई इसे पढ़ना चाहे तो आप कहेंगे कि ये किसके लिए ज्यादा ठीक रहेगी? मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है जो अपनी जिंदगी में कोई दिशा या उद्देश्य ढूंढ रहे हैं। हाँ। जिनकी जापानी संस्कृति या पूर्वी फिलॉसफी में रुचि है, उन्हें भी ये पसंद आ सकती है। और जाहिर है, जो लोग लंबी और सेहतमंद जिंदगी के नुस्खे जानना चाहते हैं, उन्हें ओकिनावा वाली बातें दिलचस्प लगेंगे। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि किताब शायद बहुत गहरे दार्शनिक सवाल ना उठाए या नए वैज्ञानिक तथ्य ना दे, पर एक सुकून देने वाला, एक पॉजिटिव नजरिया जरूर देती है। सही कहा। इकिगाई एक तरह से हौसला बढ़ाने वाली किताब है। यह हमें थोड़ा धीमा चलने, ध्यान से जीने और अपने आसपास की छोटी चीजों में खुशी और मकसद तलाशने के लिए कहती है। इसकी असली खूबी शायद इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं, बल्कि इसकी सिंप्लिसिटी और जो कल्चरल इंसाइट ये देती है, उसमें है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि इकिगाई किताब ओकिनावा से सीख लेकर एक उद्देश्य भरी जिंदगी जीने के सरल रास्ते बताती है, भले ही कुछ बातें थोड़ी सरलीकृत हों। जी। और अब अंत में एक सवाल श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं। किताब इकिगाई खोजने के लिए वो 4 दायरों वाला फ्रेमवर्क तो देती है: जुनून, पेशा, व्यवसाय, मिशन। पर क्या ये जरूरी है कि जीने का कारण हमेशा इसी संगम पर मिले? सोचने वाली बात है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान, शायद ओकिनावा के उन बुजुर्गों की तरह ही, अपना इकिगाई रोज की साधारण खुशियों में, अपने काम में लगन से या अपने रिश्तों की गहराई में ही पाले, बिना इस बने बनाए मॉडल के बारे में सोचे भी?